नमस्कार, मैं अंजलि रॉय सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत करती हूं आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला क्रांतिकारी के विषय में जिन्होंने न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करा, बल्कि अपने अदम्य साहस और बलिदान से भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित भी किया। हम बात कर रहे हैं दुर्गावती देवी वोहरा की। और आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं आयुष प्रताप सिंह। आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता था कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा करें। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि कौन थी दुर्गावती देवी वोहरा और क्रांतिकारियों से इनका क्या संबंध था? सबसे पहले तो अंजलि आपका शुक्रिया। दुर्गावती देवी वोहरा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता से महिला क्रांतिकारियों में से एक हैं। मैडम कामा के बाद अगर हम इतिहास देखें तो इनका योगदान आता है भारत की आज़ादी में। तो इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद के, जो कि आज प्रयागराज है, वहाँ के शहजादपुर गांव में हुआ था 1907 में। और इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण वोहरा से हुआ था। भगवती चरण वोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि जो क्रांतिकारी दल था। अच्छा, आपको थोड़ा इतिहास को समझना होगा। उस समय दो गुट चल रहे थे। एक तो महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस, ये अहिंसा के ऊपर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ थी क्रांतिकारियों की विचारधारा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी विचारधारा थी। तो इन्हीं में ये प्रमुखता से इनका नाम आता है महिला चेहरों में। इनके जो पति थे भगवती चरण वोहरा, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के जो है प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी थे, यानी उनको दिमाग कहा जाता था। इनका भी योगदान उस भारत की स्वतंत्रता में रहा है। भगत सिंह को जो है सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगाने में मदद की। और ये पोस्टमैन का काम करती थी और बम के सामान को आदान प्रदान करने में, क्योंकि उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई महिला, भारत की आम महिला, सब्जी के उसमें बम लेके जा रही हो। उस समय अंग्रेज ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने ये काम किया है। इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल आता है कि भगत सिंह से इनका क्या संबंध था। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इन्होंने भगत सिंह को लाहौर से भगाया था। तो उसमें इनकी क्या भूमिका थी, इस विषय पर थोड़ा बताएं। जी, दुर्गावती देवी, जिन्हें प्यार से दुर्गा भाभी लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो घर था लाहौर में, एक क्रांतिकारियों का गढ़ था। एक तरफ दुर्गावती देवी, जो कि पहले तो अनपढ़ थी, लेकिन बाद में भगवती चरण वोहरा ने इन्हें पढ़ाया लिखाया। और एक तरफ ये बच्चों को बाहर घर में पढ़ाती थी और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के घर में बम बनाने का काम होता था और तमाम योजनाएं बनती थी कि कैसे अंग्रेजों से लड़ा जाए। तो भगत सिंह का किस्सा ये है कि हम सभी जानते हैं कि लाला लाजपत राय पे साइमन कमीशन को साइमन वापस जाओ, इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया था। उनके ऊपर लाठियां चली थी। 17 नवंबर 1929 को जब उनके ऊपर लाठियां चली थी तो उनकी इससे मृत्यु हो गई थी। और इसी पे क्रांतिकारी जो विचारधारा के लोग थे, उन्होंने प्रण लिया था कि लाला लाजपत राय पे पड़ा हुआ एक लाठी भारत माँ के ऊपर पड़ी चोट है और इसका बदला वो जरूर लेंगे। और वो आप दृश्य अपने दिमाग में परिकल्पना कीजिए कि एक हॉल था, दुर्गावती देवी जी का ही घर था। उनके पति थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आजाद थे। और वहां पे ये टीका लगा, ये कहती हैं कि लाला लाजपत राय के मौत का बदला इन्हें लेना है। तो भगत सिंह कहते हैं कि वो बदला लेंगे, पूरी योजना बनाएंगे। तो वहां पे ये उनका टीकाकरण करती हैं कि आप सफल हो आगे, भगत सिंह को। तो बात आगे बढ़ती है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की हत्या हुई। ठीक 30 दिन बाद 17 दिसंबर 1929 को योजना बनती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। असली अफसर तो था लॉर्ड निक्सन, लेकिन वो बच जाता है। निक्सन तो बच जाता है, लेकिन उसकी जगह हेली की हत्या हो जाती है। इसमें यह था कि गाड़ी थी, गाड़ी में निक्सन बड़ा अफसर था और बाहर बाइक थी, उस पे सॉन्डर्स था। तो ये क्रांतिकारी पहचान नहीं पाते हैं कि किसको मारा जाए। इस कंफ्यूजन में वो सॉन्डर्स की हत्या करते हैं। सॉन्डर्स की हत्या यानी कि सबसे पहले तो दूर से राजगुरु मार्क्समैन का काम करते हैं, उसके ऊपर गोली चलाते हैं और फिर भगत सिंह बिल्कुल करीब जाके 10 गोलियां
सॉन्डर्स की छाती में उतार देते हैं और वहां पे उसकी मौत हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें थे, भागने में उन्होंने मदद की थी, पीछे से पुलिस पीछा कर रही थी, उनके ऊपर अंग्रेज पुलिस के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई थी। अच्छा, इसके बाद पूरी अंग्रेज सरकार बौखला जाती है। इस घटना के बाद पूरी अंग्रेज सरकार, क्योंकि एक एएसपी स्तर के अधिकारी को ऐसे मार दिया गया, वो भी खुले उसमें पूरे प्रोटेक्शन में, तो जो है अब भागने की योजना चाहिए। पूरी अंग्रेज सरकार बौखला चुकी है, चरमरा चुकी है, चारों तरफ खोजा जा रहा है कि एक पंजाबी जैसा दिखने वाला आदमी है, उसे खोजा जा रहा है। तो जो है हत्या के बाद 1929 में भगत सिंह को भगाने में ये मदद करती हैं दुर्गावती देवी। वहां पे इनके घर में भगत सिंह अपनी वेशभूषा बदल के आते हैं। आप जानते होंगे भगत सिंह का वो टोपी वाला की फोटो बहुत सारी लगती हैं, वो इसी घटना में उन्होंने अपना वेश बदला था। बिल्कुल ये अंग्रेज एकदम बिल्कुल बन जाते हैं, अंग्रेज सभ्यता से प्रभावित युवा बन जाते हैं। और जो है ये दुर्गावती देवी जी के घर आते हैं राजगुरु और सुखदेव जी के साथ। तो योजना ये बनती है कि लाहौर से बंगाल आना है, लाहौर से बंगाल भगत सिंह को भगाना है, क्योंकि अंग्रेज सरकार जो है पागलों की तरह खोज रही है कि किसने हत्या की है। ये लोग जाते हैं ट्रेन में वो टिकट खरीदते हैं। 19 दिसंबर को टिकट खरीदते हैं और 20 दिसंबर की इनकी यात्रा होती है। अच्छा, दुर्गावती देवी यहाँ कहती हैं कि वो अपने बच्चे को भी साथ में लेके जाएंगी, ताकि ये पता ना चले कि जो अंग्रेज हैं, मतलब कोई भी अगर महिला ऐसे मतलब भगाने में अगर काम कर रही है तो वो कभी बच्चे को लेके साथ नहीं जाएगी। लेकिन इस पर दुर्गावती देवी कहती हैं कि अगर देश, ये क्रांतिकारी का बच्चा है, अगर देश के लिए सच्चिदानंद बोहरा जो उनके बच्चे थे, इसकी भी मौत होती है तो भी जायज। तो ये बहुत बड़ी बात है उस समय में। ये लेके जाते हैं। जब ये स्टेशन पे जाते हैं तो अचानक से शक हो जाता है, जो एक अंग्रेज पुलिस अफसर होता है उसे शक हो जाता है। उसको बचाने में दुर्गावती देवी सामान फेंक देती हैं, ट्रेन पे कुछ सामान फेंक देती हैं ताकि जो है लगे कि ये नॉर्मल परिवार है। अच्छा, ट्रेन में टिकट होता है, फर्स्ट क्लास का टिकट भगत सिंह और दुर्गावती देवी का होता है, ये पति पत्नी का रोल कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है जो राजगुरु होते हैं वो इनके नौकर होते हैं, उनको थर्ड क्लास का टिकट देते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, वो दूसरी तरफ एक साधु का वेश धर के बनारस के लिए जा रहे हैं, वो मतलब वहां से निकल जाएंगे। सभी लोग उसमें जाते हैं। अंग्रेज लश्कर अफसर जिसको शक हुआ था वो इनके केबिन में भी आ जाता है। ये बात बहुत ध्यान देना। उस समय दुर्गावती देवी की चालाकी दिखिए कि तुरंत वो बच्चे को अंग्रेज अफसर के हाथ में दे देती हैं। अंग्रेज अफसर जो है हड़बड़ा जाता है, तो फिर उसके दिमाग में यही चलता है कि कोई भी महिला अगर इतने बड़े मिशन पे जाएगी तो बच्चे को कभी साथ में लेके नहीं जाएगी। तो बात आगे बढ़ती है, वहां से योजना रहती है कि लाहौर से कानपुर आते हैं, कानपुर से फिर लखनऊ जाते हैं और लखनऊ से फिर बंगाल में। ये इनकी योजना रहती है, क्योंकि जो अगर ये सीधा टिकट लेते तो हो सकता है अंग्रेज सरकार इन्हें पकड़ लेती। लेकिन ये कहते हैं कि पहले लाहौर से कानपुर आएंगे, कानपुर से फिर ट्रेन बदलेंगे, फिर वहां लखनऊ जाएंगे और फिर लखनऊ से बंगाल। पूरी योजना इनकी सफल रहती है। जो राजगुरु हैं वो लखनऊ में उतर के बनारस के लिए रवाना हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ, और जो ये दोनों लोग हैं ये बंगाल में चले जाते हैं। अच्छा, कुछ दिनों बाद दुर्गावती देवी वापस लाहौर आ जाती हैं, क्योंकि ये शिक्षिका भी थी, तो शक ना हो किसी को कि इन्होंने इस कृत में वो लिया है। ये थी पूरी घटना। इनके पति भगवती चरण बोहरा, इनकी मृत्यु कैसे होती है और इसके पीछे पूरा क्या मतलब पूरी चीज क्या है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो क्रांतिकारी विचारधारा है उसके प्रमुख सदस्य हैं, मेन सदस्यों में से हैं। बल्कि भगवती चरण बोहरा तो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। सन 1926 में ये रिक्रूटमेंट भी करते हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में लोगों में। यहाँ पे भगवती चरण बोहरा का भी प्रमुख रोल रहता है। अच्छा, बात आगे बढ़ती है तो इनका घर ही क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों का वो बन जाता है। बम बनाने के काम, तमाम योजनाएं, क्या करना है, किसको मतलब वो करना है, पैम्फलेट बांटना, तमाम ये इनके घर से ही होती है। भगवती चरण बोहरा की मौत भी बम बनाने के दौरान ही, बम का परीक्षण करने के दौरान होता है। असल में घटना ये है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं, बम कांड जो होता है, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
वहीं पर इन्हें पकड़ लिया जाता है। ये घटना आपकी है 7 अप्रैल 1930 की, यानी कि सॉन्डर्स की हत्या के बाद, दिसंबर में सॉन्डर्स की हत्या की 1929 में, और उसके बाद ये फरार हैं, एकदम मतलब वेश बदल के फरार हैं, और फिर ये असेंबली में बम कांड करते हैं। यहाँ पे पकड़े जाते हैं अंग्रेज पुलिस के द्वारा। अंग्रेज पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो है इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब वहाँ पे ऐसा था कुछ लाहौर में कि वहाँ 2 जेलें होती हैं, एक होती है सेंट्रल जेल, एक होती है एडिनबर्ग जेल। दोनों आमने सामने ही है, और वहीं पे इनका मुकदमा भी चलता है बचने का। तो जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, जिसमें भगवती चरण वोहरा भी हैं, ये योजना बनाते हैं कि किस तरीके से भगत सिंह को वहाँ से भगाया जाए। बम फेंक के, आज के ज़माने में कहे तो बॉलीवुड स्टाइल में, बम फेंक के किस तरीके से इन्हें जो है बचाया जाए। योजना बनती है, सब कुछ होता है, बम भी बनते हैं। बम की टेस्टिंग के दौरान एक बम का वो ढीला रहता है, और रावी नदी के किनारे जो है भगवती चरण वोहरा के चित्र से उड़ जाते हैं। बहुत दुखद पल था जो है दुर्गावती देवी के लिए, वो उनके पति की जो है मौत हो गई, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती हैं देश के स्वतंत्रता सेनानी में। लेकिन इन सब के बाद भगत सिंह को अक्टूबर में फांसी लगी, 1930 अक्टूबर में फांसी लगी। उस पर जो उनकी एसोसिएशन थी SHRA, इनका क्या प्रतिक्रिया थी, इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और दुर्गा भाभी ने इस पल अपने आप को मतलब कैसे संभाला, क्या किया, उनकी क्या गतिविधि थी इस दौरान? 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का फरमान जारी हो जाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद की बात है। दुर्गा देवी या दुर्गा भाभी महात्मा गांधी के पास भी जाती हैं। महात्मा गांधी साफ मना कर देते हैं इस फैसले पे, क्रांतिकारियों की कोई मदद नहीं करते हैं। इसी में HSRA में दो गुट बट जाते हैं, जो 2 धड़े हो जाते हैं। एक तरफ है चंद्रशेखर आज़ाद, उनका गुट, वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं कि वो लोगों को लेके आते हैं क्रांतिकारी उसमें, और फिर उन्हें खो देते हैं, कोई सफलता मिलती नहीं। तो वो कहते हैं कि अभी शांत रहो, अभी कुछ नहीं करना है, अभी अपनी ताकत वापस जमा करेंगे। लेकिन वहीं दूसरा धड़ा है दुर्गावती देवी का, यशपाल जी का, ये कहते हैं कि हम बदला लेंगे, क्रांति की डंके की चोट पे बदला लेंगे, अंग्रेजों से तुरंत बदला लेंगे। तो ये जो है एक प्लान बनाते हैं। ये बॉम्बे के गवर्नर जो है जनरल हेली, उनके हत्या का पूरा प्लान बनाते हैं। शाम को ये वहाँ पहुँच जाते हैं वेश बदल के गाड़ी में, और ऐसा था, योजना ये थी कि जब हेली अपने दस्ते के साथ वहाँ से आएगा तो उसके ऊपर गोलियाँ चलेंगी और उसकी वहीं पे हत्या कर दी जाएगी। दुर्गावती देवी यहाँ पे गोली चलाती हैं, बंदूक चलाती हैं। वो आते हैं, ये पूरी योजना भी चलती है, लेकिन होता ये है कि हेली के बजाय उसके साथ में चल रहे लोगों को गोलियां लग जाती हैं, और हड़बड़ी में दुर्गावती देवी अपने वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, भागती हैं। उनके कपड़े का एक टुकड़ा जो है गाड़ी में फंस जाता है, और अब तक 1930 तक आप याद रखिएगा, दुर्गा देवी को कोई नहीं जानता था। दुर्गावती देवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उस कपड़े के टुकड़े से अंग्रेज पुलिस पता लगा देती है कि एक महिला क्रांतिकारी है। और उस समय चूँकि मैडम कामा के बाद दुर्गावती देवी ही प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में से एक थी, उनका नाम आ जाता है, और उनको जो है सजा, उनके पीछे अंग्रेज पुलिस पड़ जाती है। सन 1931 से 1935 जब ये घटना हुई, और जब पुलिस ने पहचान लिया कि कोई महिला भी इन गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो उसके बाद का समय दुर्गा भाभी के लिए कैसा था? उन्होंने खुद को कैसे संभाला और कैसे पूरी सिचुएशन को हैंडल करा? देखिए, इनके लिए जीवन का सबसे मुश्किल समय माना जा सकता है, क्योंकि 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में मौत हो जाती है। 31 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको फांसी दे दी जाती है। पति की मौत इनकी पहले हो चुकी है। पूरा जो क्रांतिकारी दल है वो कमज़ोर सा पड़ जाता है। दुर्गावती देवी सब कुछ खो चुकी हैं भारत की आज़ादी के लिए, लेकिन फिर भी उस महिला में जुनून है, फिर भी वो कहती है कि नहीं, वो देश के लिए लड़ेगी। पोस्टमैन का काम करती हैं। तमाम जो है क्रांतिकारियों के जो मैसेज हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश हैं वो पहुंचाने का काम करती हैं। 1931 से 35 में इनका जो है गिरफ्तारी का दौर चला। कई बार अंग्रेज पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, कई बार इनको छोड़ा, और अंत में सन 1935 में इन्हें जिला बदर का आदेश दिया जाता है और आखिरकार इन्हें छोड़ दिया जाता है 1935 में।
जिला बदर मतलब कौन से जिला? लाहौर। इनकी सारी गतिविधियों का जो केंद्र था लाहौर था, वहाँ से इनको जिला बदर कर दिया था कि अब वो लाहौर नहीं आ सकती, और फिर इन्हें इस शर्त पे आज़ाद कर दिया जाता है 1935 में। 1935 में जब वो आज़ाद हुई, देखिए क्योंकि अब ना पति रहे ना सारे क्रांतिकारी साथी रहे, बच्चे का भी कुछ पता नहीं, तो उसके बाद एक व्यक्ति, मैं कल्पना करके ही मैं काफ़ी डर गई हूँ कि कैसे एक व्यक्ति इसके बाद अपना जीवन आगे क्या है उसके लिए देखने को, तो कैसे कितना कठिन था, कैसे उन्होंने खुद को संभाला और इसके बाद उन्होंने कैसे अपने जीवन को वापस शुरू करा। देखिए जैसे आपने बच्चे की बात की, सच्चिदानंद वोहरा इनके वो हैं, तो ये वो अपने रिश्तेदारों को दे देती हैं सच्चिदानंद वोहरा को, ताकि वो दूर रहें इन सब गतिविधियों से। 1935 में इतना सब कुछ होने के बाद भी वो देश के पढ़ाई में योगदान करने की कोशिश करती हैं, यानी कि लाहौर छोड़ के ये लखनऊ आती हैं, वहाँ पे मॉन्टेसरी कॉलेज का निर्माण करती हैं। अंग्रेज एक होती हैं, उनकी सहायता से मॉन्टेसरी कॉलेज में ये शिक्षिका के तौर पे भी काम करती हैं और संस्थापक का काम करती हैं मॉन्टेसरी कॉलेज में। फिर उसके बाद वो वहाँ से गाज़ियाबाद आ जाती हैं। गाज़ियाबाद में एक नॉर्मल सी स्कूल में शिक्षिका का, क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी तो इनको वहाँ पे नौकरी मिल गई शिक्षिका की। अच्छा, ये दिल्ली भी जाती हैं बीच में, बहुत ही ये रोचक किस्सा है, ये दिल्ली में जाती हैं क्योंकि ये क्रांतिकारी विचारधारा से हैं। कांग्रेस में भी इनकी सीट मिल जाती है, इनकी पकड़ हो जाती है। कांग्रेस में जब ये जाती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं उनका अपमान देख के ये उनसे वहाँ रहा नहीं जाता है, वो वहाँ छोड़ के वापस आ जाती हैं। जो सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या सुखदेव, इनके प्रति जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसा इनकी आत्मकथा लिखने वाले सत्यनारायण शर्मा, जो इनके साथ करीबन जो बाद के जीवन में, आज़ादी के बाद के जीवन में 15 साल इन्होंने इनसे वाक्यों को लिखा है, उन्होंने बताया है कि जब ये कांग्रेस में जाती हैं, इनकी आत्मकथा लिखी है, सत्यनारायण शर्मा आत्मकथा लिखी है, उन्होंने उसमें बताया है कि वहाँ पे इनके प्रति जो है अपशब्दों का प्रयोग, क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग सुन के दुर्गावती देवी का मन पसीज जाता है और वो तुरंत कांग्रेस छोड़ के, दिल्ली छोड़ के वापस गाज़ियाबाद में आ जाती हैं और अपना पढ़ाने लिखाने का कार्य वो रखती हैं। अच्छा, ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ खोने के बाद भी वो महिला भारत के जो आम वो हैं उनको आगे बढ़ाने में, शिक्षा में योगदान कर रही है। इनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलती है, क्या सीख मिलती है? आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं दुर्गा भाभी के जीवन से? देखिए, उस समय के भारत में जब महिलाएं जो है चौके बर्तन से बाहर नहीं आ पा रही थी, वहाँ पे एक महिला अपने सब्जी के थैले में बम लेने का सामान लेके घूम रही, यही बहुत बड़ी बात है। इनसे हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे मतलब महिलाएं भी जो हैं देशभक्ति के लिए योगदान दे सकती हैं, कैसे सब कुछ खोने के बाद भी जीवन में वापस उठा जा सकता है। धन्यवाद आयुष, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।